तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी साथी हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना डेडिकेटेड, तो याद कि इसमें दिखा हुआ है। मतलब उप निरीक्षक, अगर यहाँ आप देखेंगे आप उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी, मतलब ये सारे एग्ज़ाम के लिए तो है ही। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, हर एक एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके के प्रश्न होंगे। तो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और सामान्य जानकारी जो संविधान का है पूरी, हम लोग संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझने भी वाले हैं। तो बस आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, पढ़ते चलना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो चलिए संविधान एवं मूल विधि की बात करेंगे। इसमें जो आपका संविधान है एवं मूल विधि है, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अध्यायवार साल का पेपर है और व्याख्या सहित हल इसमें दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगर भाग एक की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भाग एक में आपका सामान्य जानकारी होगा। अब सामान्य जानकारी में आपका सामान्य विज्ञान होगा, पर्यावरण होगा, भारतीय भारत का इतिहास एवं संस्कृति होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार होगा, विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन होगा, जनसंख्या एवं नगरीकरण होगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी भी आपको इसमें दिया होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व होगा, पुलिस प्रशासन व्यवस्था होगी, मानवाधिकार होगा, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद होगा, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक हम लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब भारतीय संविधान इसमें होगा। चलिए हम लोग एक ही चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। भाग सी में आपका मूल विधि हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए मूल विधि में ध्यान दीजिएगा। चैप्टर पर आपका सिलेबस भी देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये सिलेबस आप लिख लीजिए। मूल विधि में देखिए, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता आएगी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के लिए सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधि प्रावधान को भी पढ़ना होगा, यातायात नियमों को पढ़ना होगा, पर्यावरण संरक्षण, हालांकि पर्यावरण की वीडियो हम एक अलग से लाएंगे, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो ये सारे चीज आपके आएंगे इसमें मूल विधि में। अब हम संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान में देखिए आपका संविधान का उद्देश्य आएगा मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार। यह आएगा कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। अब हम सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान में देखिए सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, जनसंख्या 2011 के अनुसार वाला आएगा, आपको उसी में पूछाएगा, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल पर आधारित जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। अब देखिए ये जो पेपर है यूपीएसआई 2021 में, तो जो भी पेपर आपके हुए हैं ना, सारे पेपर इसमें आपको दिए गए हैं, कोई भी ऐसा छोड़ा छोड़ा नहीं गया और एकदम अच्छा आसानी से आप लोग कर भी पाएंगे, ठीक है ना, समझ भी पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से। अब चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं पार्ट वाइज। आप इसमें देख, बुक बहुत अच्छी है, अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे भी। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो सबको अच्छी तरीके से दिख ही रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और ठीक है ना, क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न देखिए, आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। वह उपकरण
जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, अगर हम देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए, धारा मापने के लिए किसका? अगर धारा मापने की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, धारा मापने की बात आएगी तो आप किसका उपयोग करेंगे? अमीटर का उपयोग करेंगे। अमीटर जानते हैं सभी लोग, ठीक है ना। अगर वोल्टेज को मापने की बात आए, वोल्टेज के लिए ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर आपका होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर आपका हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। एनीमोमीटर में आपका हवा की गति, हवा की गति की माप करता है। किसकी? हवा की गति की माप करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ना, हवा की गति का माप करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें थोड़ा आपको थ्योरी भी दिया है, थ्योरी को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना भी है, ठीक है ना। देखिए, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी में जुड़ा होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है। देखिए, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, तथा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि कम क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है और इसका प्रतिरोध कम होने से के कारण बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। एक दहनांक है, एक बहावांक है, एक ओशांक है, एक आपका क्या हो जाएगा? रफरांक। तो अगर देखा जाए इसका आंसर क्या जाए, मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा ड्यू पॉइंट। ओशांक जो होता है ना, मतलब जिस तापमान पर वायु के जल का वाष्प संघनित होने लगता है, आप देखते हो ओस पड़ी होती है ना, हाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा? ड्यू पॉइंट, जिसे आप क्या कहेंगे? ओशांक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओशांक कहते हैं। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो उसे ओश कहते हैं। मतलब आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो वहाँ पौधों, जैसे आप पौधा है, ठीक है ना, पौधे हैं बहुत सारे लगे, तो यहाँ छोटी छोटी बूंदें आप पौधे के ऊपर देखते होंगे, वही क्या होता है? आपका ओश होती है, ठीक है। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओशांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, देखिए एक क्वेश्चन आया ना, अब ये क्वेश्चन आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। तो इसी क्वेश्चन आपको समझने होंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए? वर्षा को। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या कहा? वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसे वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल मापने का सिलेंडर होता है। देखिए, एनोमीटर तो नहीं होगा, ठीक है ना, पायरोनोमीटर तो नहीं होगा, तो हमारे हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रेन गेज। क्या हो जाएगा? रेन गेज। ये आपका क्या हो जाएगा? रेन गेज हो जाएगा। अब देखिए रेन गेज के बारे में भी समझ लेते हैं। वर्षा के मापन के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। पायरोनोमीटर एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है जिसका उपयोग तलीय सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए। अब एक्टिनोमीटर को अब भी आप जान गए किसके लिए, ये पायरोनोमीटर को भी आप जान गए किसके लिए? सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर ये अब वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर, ठीक है ना। चलिए, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? अगर इसमें देखा जाए, घनत्व तो मापेगा नहीं, ठीक है ना। दूरी, हाँ दूरी आपका माप सकता है, समय नहीं मापता। प्रकाश की तीव्रता नहीं। आपका एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी को मापता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है।
यह एक इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं की बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। इसकी अधिमान्य इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 0.3066 पारसेक के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है, जल में नहीं घुलता? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है? अगर इसमें देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से, दंत वल्क, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दंत वल्क, ठीक है ना। मैंने आपको बताया क्या, दंत वल्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो आपका क्या होता है, दंत वल्क है। यह दांतों की सुरक्षा करता है और एक कठिन आवरण के रूप में कार्य करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे आप एटीपी कहते हैं, विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का क्या होता है, वाहक एवं संग्राहक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में इसकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड फास्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। ये डीएनए और आरएनए के बुनियादी निर्माण खंड हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और पार्ट वाइज, मतलब जितने भी पार्ट वाइज होंगे सारे पार्ट वाइज अच्छी तरीके से पार्ट वाइज करके हम लोग इस पूरी बुक को खत्म करें। लगभग इसमें आपको मैं बता दूं 464 पेज है, ठीक है ना। 464 पेज को हम लोग पढ़ना है। अब आप डेली आप जैसे मान लीजिए 50 पेज पढ़े तो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर 100 पेज पढ़ते हैं तो आपके 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी ये बुक। तो अच्छी तरीके से इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लगभग टच करेंगे 50 पेज डेली करने का, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा। ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले मेरे जो साथी हैं क्या लिखेंगे, द एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2020 में गुजरात ने टॉप किया, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ईपीआई यानी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में 4 स्तंभ नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन शामिल है। वर्तमान समय नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और तथा उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग संरचना क्या कहलाती है? देखिए, विसरण नहीं होगा, परासरण नहीं होगा, इसमें आपका क्या होता है, ब्राउनी गति। क्या, ब्राउनी गति। संपीड़ितता, जिससे आपको पीट देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा। विसरण मतलब किसी चीज़ में फैलना आपका हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा तो होगा नहीं। परासरण में छानने का कार्य करते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, ब्राउनी गति। अब देखिए, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको हम थोड़ा और व्याख्या करेंगे। इसमें द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्राउनी गति। अब ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसे, अब देखिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये वनस्पति शास्त्री, ये भी पूछ सकता है कि रॉबर्ट जो ब्राउनी थे वो किसके लिए विख्यात थे, तो आपको बताना होगा, वनस्पति शास्त्री थे और इनका नाम इसे ब्राउनी गति कहा गया। इनके नाम के द्वारा ही क्या, जो गति की खोज की इन्होंने, उसी को कहा गया ब्राउनी गति, क्योंकि इस घटना का 1927 में पहली बार इन्होंने ही उल्लेख किया था।
दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण के बारे में भी आप जान गए। दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है उसे क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। तो ये तीनों परिभाषाएं आपकी हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे प्रश्न होंगे और इसमें जो प्रश्न आए हैं ना, सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है और कहीं कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर आपका क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, विसरण मीन्स क्या होता है? फैलना होता है। वाष्पीकरण मीन्स क्या होता है? जल का वाष्प में बदल जाना। इसमें कह क्या रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु के जल वाष्प, जो जल वाष्प है ना, वो जल की बूंदों में परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होगा तो वो क्या होगा? संघनित होगा, मतलब वो इकट्ठा होगा। तो उसी क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। अगर ऊर्ध्वपतन की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो डायरेक्टली ध्यान दीजिएगा, कोई कठोर चीज़ है वो डायरेक्टली किस में बदल जाए? वाष्प में बदल जाए। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन का। जैसे कपूर आपका है, कपूर आप जलाएंगे ना, सीधा वो किस में, मतलब ये वाष्प में बदल जाएगा, धुएं में बदल जाएगा। ठीक है ना। वाष्पीकरण में जल का वाष्प में बदलना, ये वाष्पीकरण होता है। विस्तरण में किस चीज़ का फैलना, ये आपको जानते ही हैं, ऊपर इसकी परिभाषा हो चुकी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघनन आपका हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या भी थोड़ा कर लेते हैं। जब जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार संघनन कहते हैं। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या उष्मा की मात्रा कम हो जाती है उसे संघनन प्रक्रिया कहते हैं। इसे मैंने आपको बताया। चलिए अब देखिए, जब वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, अब इसमें क्या होता है? एक ताप आप जानते हैं, ताप कम होगा कि ज़्यादा होगा ये आपको बताना होगा। देखिए, तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि होगी, शीतलन होगा, तापमान में वृद्धि होगी, या तापन होगा। अब देखिए, अगर वाष्पीकरण होगा तो उसका तापमान भी बढ़ेगा और दाब में भी वृद्धि होगी। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो आपका देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतलन। क्या होगी? वहाँ पर कूलिंग होगी, कूलिंग होगी। हाँ जी हाँ, जब वाष्पीकरण के फलस्वरूप जब होता है, जैसे कि कोई चीज़ वाष्प बन गई, ठीक है ना, वाष्प बन गई, तो वो क्या होगा? पहले तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा? वायु में जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो वो शीतलन वहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगा। अब इसमें देखिए, वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और इससे मूल सतह पर शीतलन होता है। गर्मी के दिनों में पसीने की वाष्पीकरण से महसूस होने वाली ठंडक शीतलन का ही उदाहरण आपका हो जाएगा। ठीक। वायुमंडल में ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको ऊपर मैंने बताया। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, संवहन कहेंगे। ठीक है ना, कन्वेक्शन। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती हैं और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। किसका? मतलब तापमान जो होता है ना उसको संचरित करती है, एक जगह से दूसरी ओर ले जाती हैं। जैसे हवा चल रही है, यहाँ पे कोई चीज़ गर्म है तो ये हवा यहाँ से इस गर्मी को लेगी, यहाँ तक पहुँचा देगी या और आगे तक पहुँचा देगी। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? तापमान का संचरण कहेंगे। ठीक। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे वह उसका घनत्व तो कम हो जाता है और वह ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेने नीचे आती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। प्रश्न देखिए क्या है? ठोस पदार्थों में उष्मांतरण क्या है? यहाँ पर उष्मांतरण या उष्मा हस्तांतरण, मतलब उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मान लीजिए उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है?
उष्मांतरण या उष्मा हस्तांतरण कहलाता है की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ठोस पदार्थ में ध्यान, अगर ठोस पदार्थ की बात करेंगे तो ठोसों में क्या होता है? कंडक्शन होता है, चालन होता है, ठीक है ना। और संवहन किस में होता है? जल में होता है, यानी द्रव में होता है। विकिरण किस में होता है? हवा में होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब देखिए, ठोस पदार्थों में उष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, धातु के रॉड के एक सिरे को गर्म करने पर हमें दूसरे छोर पर गर्म का अनुभव होता है। मतलब जैसे आपके पास कोई धातु की छड़ है या धातु का कोई चीज़ है, अगर आप यहाँ पर इसको गर्म करेंगे ना, तो ये धीरे 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 यहाँ तक पूरा ये गर्म हो जाएगा, इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? अब देखिए, गोलाकार दर्पण है आपके लिए, मान लीजिए कोई ये गोला है, ठीक है ना। अब इसको आप बीच से काट देंगे, ये इसका केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। तो दो आपके दर्पण बनेंगे, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे आपका दर्पण बनेगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अंदर की तरफ आपने पेंट कर दिया, इसको अंदर की तरफ आपने पेंट कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपने इसको बाहर से पेंट कर दिया, ठीक है ना, इसको बाहर से पेंट कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? ये अवतल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ थे हम? थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ मैंने आपको बताया। अब इसका जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी कहेंगे। और इसको दर्पण का क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है ना, जिसे आप पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात? तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? केंद्र को वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जाएगा? इसको वक्रता केंद्र कहा जाएगा। अब इसकी व्याख्या भी थोड़ा कर लेते हैं। नहीं, वक्रता, देखिए गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह, हाँ सही कहा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा आपका। ये परावर्तक सतह आपकी है, क्या है? ये परावर्तक सतह के बीच को पूछ रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव, यानी पोल कहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। हालांकि सही है, लेकिन यहाँ पर परावर्तक सतह की बात कर लिया ना, तो आपका ये परावर्तक सतह है, तो इसके बीच के भाग को पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आपका अगर केंद्र, अगर दर्पण की केंद्र की बात करें तो ये आपका वक्रता केंद्र होगा, लेकिन परावर्तक सतह केंद्र की बात करें तो आपका ध्रुव होगा, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह, यहाँ पे देखिए परावर्तक का नाम लिया ना, इसी में कन्फ्यूजन था। तो सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। और एक गोलाकार दर्पण एक दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले क्षेत्र का एक हिस्सा है। मैंने आपको बताया, ये कांच का खोखला गोला था, मैंने काट के इसका दो दर्पण बनाया था, ठीक है। और दर्पण का एक पक्ष अच्छी तरह से पॉलिश और परावर्तनीय होता है। एक तरह मैंने क्या किया? पॉलिश किया था, इसको मैंने बताया, ठीक है ना। और दर्पण का दूसरा अक्ष अपारदर्शी होता है, अक्सर लाल रंग इसमें होता है। और गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, मैंने आपको बताया। गोलाकार दर्पणों द्वारा निर्मित छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का तापमान, औसत सामान्य तापमान क्या है? तो अगर देखा जाए तो इसमें 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? तो नैदानिक यानी क्लिनिकल थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 37 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए आपका क्या है? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो जो तरंग है, तरंग की जो प्रकृति है, किसने स्थापित की थी, आपको ये बताना है। तो किसने स्थापित की? ध्यान दीजिएगा, तो ये डी ब्रोगली ने स्थापित की। किसने? डी ब्रोगली ने स्थापित। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है।
अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, आगे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जिनको पढ़ना आपको आना जरूर चाहिए। ध्यान दीजिए, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो चुंबकीय चालक घनत्व की जो इकाई होती है टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। अब देखिए इसके बारे में, चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, प्रतीक कैपिटल टी है। अर्गसीजियस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है आपको ये बताना है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। किसका? विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। किसको? ध्यान दीजिए, किसको? ध्यान दीजिएगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रवों का घनत्व ध्यान दीजिएगा किससे? पिक्नोमीटर। किससे? पिक्नोमीटर से आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है, और यूडियोमीटर किसका? गैस के मिश्रण का आयतन का परिवर्तन। पिक्नोमीटर द्रव का घनत्व, और बेबामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण आपका हो जाएगा। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? तो शक्ति का ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी की पावर -3, यानी कि क्या हो जाएगा? P बराबर V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है ना। B बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है ना। ये आपका मतलब इस तरीके से आपका निकाला जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, यानी बल इंटू विस्थापन बटे समय। तो बल का मात्रक mlt की पावर -2 इंटू विस्थापन यानी लंबाई यानी l, और समय का t। तो क्या हो जाएगा? ml की पावर 2 t की पावर -3 आपका हो जाएगा। दृश्य वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो किस लेंस के दूर किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें देखिए उभया लेंस, बेलनाकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा किया जाता है? इसमें आपका किया जाता है आंख में कार्निया के लेंस को अनियमित आकार से दृश्य वैषम्य कहा उत्पन्न होता है, या दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर या जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, किसका? जेट इंजन का आविष्कार किया गया। किसका? जेट इंजन का आविष्कार किया गया। देखिए, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया था। याद कर लीजिए इसको। जेट इंजन रॉकेट के रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों को भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सीवी रमन ने किया था। किसने? सीवी रमन ने। देखिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में
लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो आपको ऊपर ही एक बार आ चुका है, दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी आपका होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। देखिए, विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। फ़ारेनहाइट को जल का क्वथनांक ध्यान दीजिएगा कितना होता है, आपको बताना है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है। जल का क्वथनांक 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड, 373.127 केल्विन, 211.95 फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा। तो इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।